नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। जॉर्ज सोरोस, जिसको अभी आप देख रहे हैं, इस व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा धन है। ये एक अमेरिकी बिजनेसमैन है। अमेरिका में ये व्यापार करता है और व्यापार के जरिए इसने अकूत संपत्ति जमा कर लिया। जिस प्रकार से रावण के पास बहुत ज़्यादा संपत्ति था ना, उसके पास सोना का लंका था ना, ठीक इसी प्रकार से अमेरिका का ये व्यापारी जो अरबपति है, इसके पास बहुत संपत्ति है। लेकिन रावण भी क्या करता था, अपने शक्ति का, अपने संपत्ति का सदुपयोग नहीं करता था। वो जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है उसको भी पता नहीं होता था। और इस जॉर्ज सोरोस को भी नहीं पता है कि इसके पास जो इतना संपत्ति है इसका कहाँ उपयोग करना है। इसीलिए ये उन संपत्तियों का हमेशा फिजूल जगह पर उपयोग करता है। और अभी इसने भारत के प्रधानमंत्री, भारत के लोकतांत्रिक ढांचा, यानी कुल मिलाकर देखिए तो भारत के जो पूरे सिस्टम है, पूरे व्यवस्था है, जो हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं, इसने उन सारे व्यवस्था पे प्रश्न उठा दिया। और इसके बाद इसके बारे में हमारे देश में चर्चा होने लगा, और होना भी चाहिए क्योंकि ये अमेरिका का है। आप जानते हैं ना, आजकल हो क्या रहा है कि पश्चिम के देश से एक छोटा सा चिड़िया भी अगर चहचहाने लगता है ना, वहां से आवाज लगाता है ना, तो हमारे देश में चर्चा शुरू हो जाता है। इससे पहले क्या हुआ था, बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बना दी, पूरा हमारे देश में चर्चा शुरू हो गया। प्रधानमंत्री मोदी पर उसने डॉक्यूमेंट्री बनाई। किस प्रकार से उस डॉक्यूमेंट्री का कुछ लोग समर्थन में आ गए, कुछ लोग उसके विरोध में आ गए। बीबीसी हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट, हमारे तमाम व्यवस्था से ऊपर हो गया, ऐसा लगने लगा। इस तरह का माहौल तैयार हुआ। फिर क्या हुआ, एक हिंडनबर्ग का एक रिपोर्ट आया जो अडानी के खिलाफ था, और इसके बाद अडानी का शेयर प्राइस गिरने लगा। अडानी को शेयर मार्केट में लाखों करोड़ों रुपया का नुकसान हुआ। उसके बाद क्या हुआ, उस पर भी हमारे देश में शोर मचने लगा, और कितना शोर मचा कि अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। और अब ये नया जॉर्ज सोरोस, इस जॉर्ज सोरोस भी वही है, जॉर्ज सोरोस भी वही पश्चिमी देश से है। ये भी अमेरिका का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। इसने एक जगह कह दिया कि भारत में लोकतंत्र जो है खतरे में। भारत में भी लोकतंत्र नहीं है, 2024 के बाद भारत में लोकतंत्र आएगा, और ऐसा उम्मीद किया जा सकता है। यानी पूरे इसने भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था पर ही सवाल उठा दिया। अब इसको कैसे पता, ये भारत से हजारों कोस दूर में बैठा हुआ ये व्यक्ति, सोचिए इसके पास कितना नासमझ व्यक्ति है ये, कि इसको वहां से बैठ के ये कहता है कि भारत में लोकतंत्र नहीं है। जबकि जब इसके बारे में हमने पता करने की कोशिश की कि आखिरी बार भारत कब आया था, तो लगभग शायद ये 2009 में जो डाटा मिलता है कि 2009 में ये आखिरी बार भारत आया था। 2009 के बाद ये भारत नहीं आया। और ये अमेरिका में बैठे बैठे सोचिए, अब ये अंतर्यामी है या ये बिजनेसमैन है, ये अमेरिका में बैठ के ये वहीं से बता दे रहा है कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, और भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर, यानी भारत के गांव से लेके, भारत के शहर से लेके, भारत के 140 करोड़ व्यक्ति पर ये वहीं से बैठ के प्रश्न उठा देता है। और सब कुछ लगता है वहीं से, अमेरिका में बैठे बैठे ये सब कुछ जानता है। और ये सिर्फ इसीलिए जानता है क्योंकि इसके पास पैसा है। अभी आपने सुना ना कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वो अंतर्यामी है, वो सब कुछ जान लेते हैं लोगों के बारे में। तो वो जान लेते हैं क्योंकि उनके पास आध्यात्मिक शक्ति है, और ऐसा उन्होंने कई बार इस चीज को साबित भी किया, प्रूव भी किया। लेकिन इसके पास कौन सा शक्ति है कि अमेरिका में बैठ के, ये भारत से बाहर बैठ के, ये हजारों कोस दूर भारत से, ये भारत के बारे में सब कुछ बता दे रहा है, और हम भारतीय इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। नहीं, अमेरिका में बैठा एक जॉर्ज सोरोस, वहाँ के अरबपति बिजनेसमैन ने ऐसा कह दिया मोदी के बारे में, ऐसा भारत के बारे में। यानी ये बहुत ही अजीब किस्म का सिलसिला अपने देश में शुरू हो गया है। हमारे देश में जो हमारी व्यवस्था है, इस पर चर्चा करने से ज़्यादा हम जो बाहर के चीज़ें हैं उस पर चर्चा करने लगते हैं। और सोचिए किस तरफ देश हमारा जा रहा है। हमारा देश को किस प्रकार से, भारत को एक अलग दिशा में डाइवर्ट करने का भारतीय लोगों के विचारों को प्रयास किया जा रहा है। कभी इंग्लैंड में बैठा
एक बीबीसी कुछ डॉक्यूमेंट्री बना देता है और उसको हम सही मान लेते हैं, हम अब उसको अपना सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मान लेते हैं। कभी हिंडनबर्ग कोई रिपोर्ट देता है, उस पर बवाल मच जाता है। कभी ये जॉर्ज सोरोस ये कुछ मोदी के बारे में बोल देता है, इस पे बवाल मच जाता है। और ऐसे तो अगर हम ऐसे जब इन लोगों को इस तरह से सुनने लगे, इनके बातों पे चर्चा करने लगे, इनके बातों पर ध्यान देने लगे, तो पहला बात तो ये हो रहा है कि हम लोग इनको बड़ा बना दे रहे हैं, जबकि ये बड़ा है नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति केवल धन से बड़ा नहीं होता। और इसको हम लोग बड़ा बना दे रहे हैं, और ऐसे ना जाने एक के बाद एक जब उसको हम वैल्यू दे रहे हैं, जो अनइम्पोर्टेंस लोग हैं, जो महत्वहीन लोग हैं, ऐसे जब महत्वहीन लोगों को हम लोग महत्व देते हैं तो कहीं ना कहीं ये होता है कि इसका महत्व बढ़ जाता है। और ऐसे जो दूसरे लोग होते हैं वो भी अपना महत्व बढ़ाने के लिए, वो भी अपना चर्चा में बने रहने के लिए वो इस प्रकार के बयान देते हैं, इस प्रकार की चीजें करते हैं। अब सोचिए, ये व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 140 करोड़ भारतीय ने चुना है, यानी 140 करोड़ भारतीय मस्तिष्क ने अपने देश का प्रतिनिधित्व के तौर पर, देश का नेतृत्व करने के लिए एक व्यक्ति को चुना है, और वो व्यक्ति है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। या जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बने, आज नरेंद्र मोदी हो सकता है कल कोई और हो, कल कोई और था, यानी भारतीय उसको चुना। और उसको अमेरिका का एक बिजनेसमैन, जो इसके पास सिर्फ मिलियन में कुछ डॉलर रुपया है, और वो 140 करोड़ मस्तिष्क वाले लोगों के द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री पर प्रश्न उठा के, 140 करोड़ लोगों के डेमोक्रेसी व्यवस्था पे प्रश्न उठा के, लोकतांत्रिक व्यवस्था पे प्रश्न उठा देता है, और हम उसके बारे में यहाँ चर्चा करते हैं। उसी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था कि डेमोक्रेसी इज द फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, यानी लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा। ये जिस अमेरिका में रह रहा है, उस अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने जो डेमोक्रेसी की परिभाषा दी, उन सारे डेमोक्रेसी परिभाषा पर जब भारत एकदम उसमें सांचे में फिट बैठता है, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल और बाय द पीपल में, तो फिर भारत में ये लोकतंत्र नहीं है। इस प्रकार के बेहियात बातें, इस प्रकार के अनर्गल बातें क्यों कर रहा है? और इस व्यक्ति के बारे में सोचिए, अमेरिका में भी ये काफी विवादित व्यक्ति रहा है। ये कहा जाता है, इसके बारे में जब आप रिसर्च कीजिएगा तो पता चलेगा कि ये व्यक्ति कहा जाता है कि जो राष्ट्रवादी है, राष्ट्रवादी जो नेशनलिस्ट लोग हैं उसके ये खिलाफ है। अब इस क्यों खिलाफ है ये भी नहीं जानता है। यानी कोई व्यक्ति अगर अपने राष्ट्रवाद क्या होता है, कोई व्यक्ति अगर अपने देश से प्रेम करता है तो उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। भारत में हर भारतीय अपने देश से प्रेम करता है, दूसरे देश में भी लोग अपने अपने देश से प्रेम करते हैं। तो जो व्यक्ति अपने देश से प्रेम करता है, अपने देश की उन्नति के बारे में सोचता है, अपने देश के बारे में काम करता है, यानी ऐसे सारे लोगों की ये खिलाफ, यानी ये राष्ट्रवाद की जो सिद्धांत है उसके खिलाफ है। तो फिर ये इसका क्या सिद्धांत है, ये आपको समझ में नहीं आएगा कि आखिर जब ये राष्ट्रवाद के खिलाफ है, इसके पास पैसा है, लेकिन ये इसका सिद्धांत क्या है, करना क्या है। तो यहां आपको ये समझिए, ये जो इसके पास पैसा है, ये जो अरबपति व्यापारी है अमेरिका का, ये अपने पैसा कहां लगाता है? अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखिए तो ये पीएफआई जैसे संगठन को अपना जो है डोनेशन देता है। अब सोचिए, पीएफआई एक आतंकी संगठन है जिसको भारत सरकार ने प्रतिबंधित कर रखा है, और इस प्रकार के जो संगठन होते हैं, ऐसे संगठन को ये व्यापारी पैसा देता है और उसको चलाने के लिए ये सहायता करता है। फिर समझ में नहीं आता कि ये इसका उद्देश्य क्या है, ये चाहता क्या है, इसको किस श्रेणी में रखा जाए। अब सोचिए, हर देश में ये इस प्रकार के काम करता है। भारत में मान चलिए, भारत में जैसे कुछ लोग होते हैं जो सरकार के खिलाफ होते हैं। आपने देखा कि जेएनयू में भी किस प्रकार से अफजल कसाब का जब बरसी था तो वहाँ पे उसको सेलिब्रेट करने लगे कुछ लोग, अफजल के जो फांसी हो रहा था उसके खिलाफ नारे लगाने लगे। यानी इस प्रकार के जो समाज में असामाजिक तत्व होते हैं, ये जो है अमेरिकी व्यापारी ऐसे इस तत्वों को टारगेट करता है सभी देश में, क्योंकि सभी देश में इस प्रकार के कुछ तत्व, असामाजिक तत्व पाए जाते हैं, और उसको ये टारगेट करता है और उसको ये और फंड देता है
और उस देश में इस चीज़ों को भड़काने के लिए। अब इस यहाँ से समझ में नहीं आता कि ये फंड दे के करना क्या चाहता है। उस ऐसा तो नहीं है कि 10 कुछ लोगों को ये फंड दे दे किसी देश में, किसी देश के असामाजिक तत्व को, तो वो देश टूट जाएगा, तो ऐसा तो नहीं है। लेकिन ये करना क्या चाहता है, इसका लक्ष्य क्या है। इसके पास पैसा है लेकिन इसको अपना लक्ष्य पता नहीं है। ये हर देश में इस प्रकार के काम करता है और इस काम करने के लिए बाकायदा इसने एक संगठन भी बना रखा है जिसका नाम है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। ये एक परोपकारी संगठन है और इस संगठन के जरिए, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के जरिए, ये अलग अलग देश में जो इस ऐसे तत्व होते हैं, जो असामाजिक तत्व होते हैं, उसको ये डोनेशन देता है। और डोनेशन देने के बाद फिर इसको पता नहीं है कि इसका लक्ष्य क्या है, आखिर इस देश में ये करना क्या चाहते हैं। लेकिन एक छोटा सा जो समझा जा सकता है, शायद ये हर देश में अपने कुछ असामाजिक तत्व किस्म के एक वर्ग तैयार करना चाहता है। ये यहाँ से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ऐसे वर्ग तैयार करना चाहता है और उसके जरिए ये कुरफाती दिमाग के लोग होते हैं। जैसे कि रावण के पास बहुत ज्यादा धन था, सोना का लंका था, लेकिन उसको पता नहीं था कि उसको करना क्या है। वो क्या करते थे, जब ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तो वहां जाके उसके जो राक्षस होते थे वो विघ्न डालते थे, यानी वो अपना सारा जो उनके पास शक्ति था, दौलत था, उसको अनर्थ चीज में व्यर्थ करता था, यानी अनर्गल बात काम करने में उन शक्तियों को लगाता था, उस शक्तियों को समाज में व्यभिचार फैलाने में लगाता था। तो ठीक इसी प्रकार से ये हर देश में ऐसा कर रहा है। इसका जो अपना ये ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है, इसके जरिए डोनेशन देके और हर देश में इस प्रकार के शरारती तत्व को ये बढ़ावा देता है। अब कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये लिबरल है, ये उदारवादी है, लेकिन हमको तो समझ में नहीं आता कि ये लिबरल है, क्योंकि लिबरल की क्या परिभाषा है, फिर इस पर भी एक बड़ा चर्चा शुरू होगा कि आखिर लिबरल का क्या परिभाषा। लेकिन हाँ, ये राष्ट्रवादी तो नहीं है, ये नेशनलिस्ट नहीं है, लेकिन राष्ट्रवादी लोगों का ये विरोधी जरूर है। ये राष्ट्रवादी लोगों को पसंद नहीं करता। और कोई व्यक्ति जब, अब इसको क्या समस्या हो जाता है, कोई व्यक्ति अपने देश से प्रेम करता है, अपने देश के बारे में सोचता है, लेकिन ये उसके विरोधी है और ये हमेशा उत्पात मचाते रहता है। ये उत्पात कैसे मचाता है, जिस प्रकार से भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक इसी प्रकार से इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड है, उसी प्रकार से वो काम करती है इंग्लैंड में। और कहा जाता है कि इस व्यक्ति ने बैंक ऑफ इंग्लैंड को कंगाल करने में, उसको खस्ता हाल पे पहुंचाने में बैंक ऑफ इंग्लैंड को इसको श्रेय जाता है। इसने बैंक ऑफ इंग्लैंड को बर्बाद कर दिया, इसने अपने पैसा वहां इन्वेस्ट करके, इसने इस प्रकार के तिगरमबाजी वहां पे किया कि बैंक ऑफ इंग्लैंड बर्बाद हो गया। और आज इंग्लैंड की दशा क्या है, वहां पे महंगाई कितना बढ़ चुका है, एक के बाद एक जब वहां प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो वहां की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल नहीं कर पाते। आपको पता होगा कि ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बनने से पहले भी वहां एक प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया बस कुछ दिन के कार्यकाल के बाद ही। यानी वहां महंगाई चरम पे है और इसका भी श्रेय जाता है कि इसके षड्यंत्र के कारण, इसके कुचक्र के कारण आज इंग्लैंड का ये स्थिति हो गया है और बैंक ऑफ इंग्लैंड कंगाल हो गया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार के मानसिकता के लोग हैं। और इतना ही नहीं, इसने तो 2020 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तानाशाह तक कह दिया, यानी इसके मन में जो आता है सो कह देता है। और इसने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी एक बार कुछ अनर्गल बातें, कुछ अपशब्द का प्रयोग किया था। तो इस प्रकार का इसका व्यक्तित्व है, इसको अपना लक्ष्य पता नहीं है, इसके पास जो पैसा है उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ लगाना है। लेकिन ये ऐसे ऐसे देशों में, प्रत्येक सभी देशों में ये अपने जो इनका ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है, इसके जरिए सभी देशों को अस्थिर करने का ये प्रयास करता है। और लगभग सभी देशों के जो असामाजिक तत्व होते हैं, ऐसे असामाजिक तत्व को ये डोनेशन देता है। इसीलिए ऐसे लोगों से अब देश को सावधान होने की आवश्यकता है। और हमें नहीं लगता कि ऐसे लोगों के बारे में इससे ज़्यादा कुछ हमारे देश को विचार करना चाहिए, क्योंकि एक देश के सामने में, भारत के प्रधानमंत्री के सामने में इसका कोई हैसियत नहीं है और ये इतना महान व्यक्ति भी नहीं है कि ये लोकतंत्र पे जो डिफिनेशन दे या लोकतंत्र की जो ये परिभाषा दे या ये लोकतंत्र पे कोई लेक्चर दे तो हम सब इसको सुन ले और हम सब इसकी बातों पे दुनिया विश्वास कर ले। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा और अंत में अपने कमेंट्स जरूर कीजिएगा, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।